तो आज हम मिडिल ईयर फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है इंपीडेंस मिसमैच की समस्या को सॉल्व करना। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हियरिंग के प्रोसेस में जो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल चैलेंज आता है वो है इंपीडेंस मिसमैच। अब इसको आगे समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये अकूस्टिक इंपीडेंस है क्या। देखिए, अकॉस्टिक इंपीडेंस, जिसे Z से डिनोट करते हैं, वो एसेंशियली किसी भी मीडियम द्वारा साउंड एनर्जी के फ्लो को दी जाने वाली रेजिस्टेंस है, यानी साउंड एनर्जी को आगे बढ़ने में कितनी रुकावट हो रही है। टेक्निकल टर्म्स में ये साउंड प्रेशर और पार्टिकल वेलोसिटी का रेशियो होता है। सिंपल शब्दों में ये साउंड के ट्रांसमिशन में मीडियम की तरफ से पैदा की गई एक रुकावट है। अब इस स्लाइड में साउंड वेव के पाथ में आने वाले दो अलग अलग मीडियम्स को देखिए। एक तरफ है एयर, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में है। हवा के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है और इसका इंपीडेंस भी लो है। दूसरी तरफ है पेरिलिम्फ, यानी कॉक्लिया के अंदर का फ्लूइड। पेरिलिम्फ पानी जैसा है, इसकी डेंसिटी एयर से बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका इंपीडेंस भी बहुत हाई है। तो जब साउंड वेव्स इस लो इंपीडेंस मीडियम यानी एयर से हाई इंपीडेंस मीडियम यानी फ्लूइड में जाने की कोशिश करती हैं, तो इस इंपीडेंस मिसमैच के कारण एनर्जी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है। लगभग 99.9% साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस लौट जाती है। इसका मतलब साफ है कि अगर मिडिल ईयर का मैकेनिज्म ना हो तो सिर्फ 0.1% एनर्जी ही इनर ईयर तक पहुंचेगी। इससे करीब 30 डेसिबल का हियरिंग लॉस होता है, जिसे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। अब इसी एनर्जी लॉस को ओवरकम करने के लिए हमारा मिडिल ईयर एक इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस या ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। ये लो इंपीडेंस एयरबॉर्न साउंड को हाई इंपीडेंस फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर के लिए मैच कराता है। ये काम 3 प्राइमरी मैकेनिज्म्स के जरिए होता है, जिनको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको एरियल रेशियो इफेक्ट भी कहते हैं। ये डायग्राम इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से दिखाता है। साउंड वेव्स पहले एक बड़े सरफेस एरिया यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर आकर टकराती हैं। यहां से वाइब्रेशंस ऑसिक्युलर चेन के थ्रू आगे बढ़ते हैं और स्टेप्स फुटप्लेट पर फोकस हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेप्स फुटप्लेट का एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बहुत ही छोटा है। अब जरा इस टेबल में इन दोनों स्ट्रक्चर्स के एरिया का कंपैरिजन देखिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टोटल एरिया तो 85 से 90 स्क्वायर मिलीमीटर्स तक होता है, लेकिन उसका जो इफेक्टिव वाइब्रेटिंग एरिया है, जिसे पार्स टेंसा कहते हैं, वो सिर्फ 55 स्क्वायर मिलीमीटर्स है। और इसके मुकाबले स्टेपीज फुटप्लेट का एरिया देखिए, सिर्फ 3.2 स्क्वायर मिलीमीटर्स है। तो जब हम इन दोनों इफेक्टिव एरियाज का रेशियो निकालते हैं, यानी 55 स्क्वायर मिलीमीटर्स को 3.2 स्क्वायर मिलीमीटर से डिवाइड करते हैं, तो हमें लगभग 17:1 का रेशियो मिलता है। इसी को एरियल रेशियो कहते हैं। इस रेशियो का सीधा सा मतलब है कि साउंड प्रेशर 17 गुना एम्पलीफाई हो जाता है। इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो कहता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब साउंड एनर्जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टेप्स फुटप्लेट पर ट्रांसफर होती है तो फोर्स कांस्टेंट रहता है, लेकिन एरिया यानी ए 17 गुना कम हो जाता है। इससे क्या होगा? प्रेशर यानी पी 17 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अब दूसरे मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, जो है लीवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल्स। हमारे मिडिल ईयर में जो 3 ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये मिलकर एक लीवर सिस्टम की तरह काम करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, मैलियस और इनकस एक लीवर की तरह एक्ट कर रहे हैं। मनूब्रियम ऑफ मैलियस यानी उसका हैंडल एक लंबा लीवर आर्म बनाता है और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस एक छोटा लीवर आर्म बनाता है। इस लीवर सिस्टम की वजह से फोर्स एम्पलीफाई होता है, जिसे हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अब ये रेशियो कितना है? मैन्यूब्रियम ऑफ मैलियस की लेंथ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस से लगभग 1.3 टाइम्स ज्यादा होती है, इसलिए ये लीवर सिस्टम फोर्स को 1.3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। इसको हम कहते हैं लीवर रेशियो। अब आते हैं तीसरे मैकेनिज्म पर, जिसे कहते हैं कर्व्ड मेम्ब्रेन इफेक्ट या कैटेनरी लीवर इफेक्ट। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक फ्लैट डिस्क जैसी नहीं है।
ये एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका जो एपेक्स है यानी उम्बो वो अंदर की तरफ पॉइंटेड होता है। इस कर्वेचर की वजह से जब साउंड वेव्स इस पर पड़ती हैं तो पेरिफेरी के मुकाबले सेंटर में डिस्प्लेसमेंट तो कम होता है लेकिन फोर्स ज्यादा हो जाता है। इस कैटेनरी लीवर इफेक्ट से फोर्स लगभग 2 गुना और एम्पलीफाई हो जाता है। तो अब तक हमने सारे मैकेनिज्म्स अलग अलग समझे। चलिए अब इन सबको कंबाइन करके देखते हैं कि टोटल ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट कितना होता है। टोटल प्रेशर एम्पलीफिकेशन निकालने के लिए हम इन दोनों प्राइमरी मैकेनिज्म्स के गेन को मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोलिक एक्शन से हमें मिला 17x का गेन और लीवर एक्शन से मिला 1.3x का। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं यानी 17 को 1.3 से तो हमें टोटल गेन मिलता है लगभग 22। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल ट्रांसफॉर्मर रेशियो की एक्सेप्टेड रेंज हमें याद रखनी है वो है 18:1 से लेकर 22:1 तक, और यही 22 गुना प्रेशर गेन उस 30 dB के हियरिंग लॉस को कॉम्पनसेट करता है जो इम्पीडेंस मिसमैच के कारण हो सकता था। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है, ये जो मिडल ईयर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 500 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। ये वही फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें ह्यूमन स्पीच आती है। इसका मतलब है कि हमारा हियरिंग सिस्टम स्पीच सुनने के लिए ऑप्टिमली डिजाइंड है। चलिए अब आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, अकूस्टिक सेपरेशन एंड फेज डिफरेंशियल। यह समझना बहुत जरूरी है कि इनर ईयर के अंदर फ्लूइड्स आखिर मूव कैसे करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ओवल विंडो और राउंड विंडो के बीच एक फेज डिफरेंस क्यों जरूरी है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ऑसिकुलर चेन साउंड एनर्जी को आगे ओवल विंडो पर डायरेक्ट करती है जिससे स्टेप्स फुट प्लेट अंदर की तरफ पुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राउंड विंडो डायरेक्ट साउंड प्रेशर से शील्डेड रहती है। तो जब ओवल विंडो अंदर जाती है तो राउंड विंडो बाहर की तरफ बल्ज करती है, एक अंदर एक बाहर। इसी आउट ऑफ फेज मूवमेंट को फेज डिफरेंशियल कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि इनर ईयर का पेरिलिम्फ फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आप उसे दबा नहीं सकते। अगर ओवल और राउंड दोनों विंडोज एक साथ अंदर जाती तो फ्लूइड मूव ही नहीं कर पाता। इसलिए राउंड विंडो एक रिलीज वाल्व की तरह काम करती है। जब ओवल विंडो अंदर जाती है तो राउंड विंडो बाहर आकर फ्लूइड को मूव करने के लिए जगह बनाती है। पेरिलिम्फ का यही मूवमेंट बसिलर मेम्ब्रेन में एक ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करता है। ये वेव ऑर्गन ऑफ कोर्टी के हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करती है। इस स्टिमुलेशन से मैकेनो इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन होता है जिससे ऑडिटरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं। यही सिग्नल्स ऑडिटरी पाथवे के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमें साउंड का परसेप्शन होता है। तो इस पूरे मिडल ईयर ट्रांसफॉर्मर एक्शन का अल्टीमेट गोल इस फ्लूइड मूवमेंट को फैसिलिटेट करना ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है अक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या जिसे हम शॉर्ट में ASOM कहते हैं। ये ENT की एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसकी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस समझेंगे, मतलब कि ये होता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और ये इन्फेक्शन मिडिल ईयर तक पहुंचता कैसे है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ASOM है क्या? देखिए, इसके नाम में ही सब कुछ है। एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट, सुपरेटिव का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, और ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन। तो ये मिडिल ईयर क्लेफ्ट का एक एक्यूट पस फॉर्मिंग इन्फ्लेमेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम कहते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट तो इसका मतलब सिर्फ मिडिल ईयर नहीं है। इसमें यूस्टैचियन ट्यूब, मिडिल ईयर प्रॉपर, एटिक, एंट्रम और मास्टॉइड एयर सेल्स ये सब आ जाते हैं। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये इन्फेक्शन आखिर शुरू कहाँ से होता है, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, सबसे कॉमन सिनेरियो है कि ये एक वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सर्दी जुकाम के बाद शुरू होता है। जुकाम में क्या होता है, नेजोफैरिंग्स में ईडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिससे यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया या नेजल एलर्जी, इन सभी कंडीशंस में द कॉमन प्रॉब्लम इज यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। और जब ट्यूब ठीक से काम नहीं करेगी तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल हो जाता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बच्चों में एयर इन्फेक्शंस इतने कॉमन क्यों हैं? तो इसका जवाब उनकी यूस्टेशियन ट्यूब की एनाटॉमी में है।
अगर हम एक इन्फेंट और एक एडल्ट की यूस्टेशन ट्यूब को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इन्फेंट में ये शॉर्टर, वाइडर और सबसे इंपॉर्टेंट मोर हॉरिजॉन्टल होती है। इस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की वजह से नेजोफेरिंग से सिक्रीशंस और बैक्टीरिया सीधा मिडिल ईयर में ट्रैवल कर जाते हैं, जबकि एडल्ट्स में ट्यूब लंबी, पतली और करीब 45 डिग्री के एंगल पर होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और ड्रेनेज में हेल्प करती है। अच्छा, अब आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पर। कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? देखिए, नंबर 1 पे है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अराउंड 30% केसेस में यही मिलता है। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी हाई यील्ड। इसके बाद आते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे और मोरक्सेला कैटारलिस। बट अगर आपसे एक सिंगल बेस्ट आंसर पूछा जाए तो इट्स स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, सो अब इन्फेक्शन हो गया है, तो आगे क्या होता है? देखिए, एसॉम एक स्टैटिक कंडीशन नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो अलग अलग स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। हम इसके 5 पैथोलॉजिकल स्टेजेस को एक एक करके समझेंगे। हर स्टेज के अपने क्लिनिकल फीचर्स हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जब ट्यूब ब्लॉक होती है तो मिडिल ईयर में जो एयर ट्रैप्ड है वो म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे क्या होगा? अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, एक वैक्यूम इफेक्ट। ये वैक्यूम ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज का हॉलमार्क साइन है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पेशेंट को हल्का कान में दर्द और डेफनेस फील होगी। इसके बाद आता है स्टेज ऑफ प्री सप्यूरेशन। यहां तक सिर्फ नेगेटिव प्रेशर था, अब एक्चुअल इन्फेक्शन शुरू होता है। पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मिडिल ईयर में इन्वेड करते हैं, जिससे वहां इन्फ्लेमेशन होता है और ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं। इसको हम कहते हैं हाइपरीमिया। इसकी वजह से पेशेंट को अब थ्रॉबिंग ईयरएक मतलब धक-धक वाला दर्द और तेज बुखार होता है। और जब हम ऑटोस्कोप से देखते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर एक क्लासिक कार्ट व्हील अपीयरेंस दिखता है। ये बेसिकली रेडियली अरेंज्ड कंजेस्टेड ब्लड वेसल्स हैं। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सप्यूरेशन। अब पस बनना शुरू हो गया है। मिडिल ईयर एक क्लोज्ड स्पेस है, तो ये पस वहां प्रेशर में कलेक्ट होता है और ये पस ईयर ड्रम को बाहर की तरफ धकेलता है। इस स्ट्रेचिंग की वजह से इस स्टेज का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है एक्सक्रूशिएटिंग पेन। पेशेंट बहुत तेज दर्द की कंप्लेन करेगा, साथ में हाई ग्रेड फीवर 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। ऑटोस्कोपी पर टीएम रेड और बल्जिंग दिखेगी और उसके नॉर्मल लैंडमार्क्स जैसे हैंडल ऑफ मैलियस वो सब ऑब्स्क्योर हो जाएंगे। अब जब प्रेशर इतना बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इवेंचुअली द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल रप्चर और यहां से शुरू होता है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। जैसे ही टीएम फटती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है और पस बाहर निकलने लगता है। इससे पेशेंट को पेन और फीवर से अचानक रिलीफ मिलता है। और यहाँ हमें एक क्लासिक क्लिनिकल साइन मिलता है जिसे लाइट हाउस साइन कहते हैं। परफोरेशन से जो पस आ रहा होता है वो पल्सेटाइल होता है। ये पल्सेशन कहाँ से आ रही है? ये मिडिल ईयर की इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा की आर्टीरियल पल्सेशंस हैं जो पस पर ट्रांसमिट हो रही हैं, बिल्कुल लाइट हाउस की लाइट की तरह। अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। लेकिन अगर इन्फेक्शन यहाँ भी कंट्रोल नहीं हुआ तो आती है सबसे डेंजरस स्टेज, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ इन्फेक्शन मिडिल ईयर क्लेफ्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस करके आसपास के वाइटल स्ट्रक्चर्स में फैल जाता है और इससे बहुत सीरियस इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि एक्यूट मैस्टोइडाइटिस, पीछे मैस्टोइड बोन में इन्फेक्शन, फेशियल पैरालिसिस, लैब्रिंथाइटिस, और यहाँ तक कि इन्फेक्शन ब्रेन तक जाकर मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस भी कर सकता है। तो इन स्टेजेस को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि एएसओएम को क्लिनिकली डायग्नोस कैसे करना है। What are the key things in clinical evaluation and investigations? देखिए, डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल है। 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, हिस्ट्री। पेशेंट की टिपिकल हिस्ट्री होगी, एक रीसेंट यूआरटी, उसके बाद कान में दर्द, बुखार और सुनाई कम देना। और दूसरा और सबसे जरूरी, ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स। ऑटोस्कोप से देखने पर हमें स्टेज के हिसाब से फाइंडिंग्स मिलेंगी। कंजेस्टेड टीएम, बल्जिंग टीएम या फिर परफोरेशन विद डिस्चार्ज, ये सब हमें डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। हियरिंग लॉस को कंफर्म और टाइप करने के लिए हम ट्यूनिंग फॉक टेस्ट्स करते हैं। क्योंकि एएसओएम में मिड ईयर में पस भरा है तो साउंड का एयर से कंडक्शन आगे नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो रिनेस टेस्ट में क्या होगा?
बोन कंडक्शन या BC विल बी ग्रेटर देन एयर कंडक्शन या AC यानी रिनेज नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल ईयर का फ्लूइड एयर कंडक्शन पाथवे को ब्लॉक कर रहा है। और वेबर्स टेस्ट में साउंड विल लैटरलाइज टू द अफेक्टेड ईयर, क्योंकि उस कान में बाहर का एम्बियंट नॉइज मास्क हो जाता है, इसलिए बोन से कंडक्ट हुई साउंड वहां ज्यादा सुनाई देती है। चलिए, डायग्नोसिस हो गया, अब आते हैं मैनेजमेंट पर। इसमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों अप्रोचेस हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। मेडिकल मैनेजमेंट का मेन स्टे है एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है अमोक्सिसिलिन। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ याद रखनी है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है, मिनिमम 10 डेज। अगर हम कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो इन्फेक्शन ठीक से रिजॉल्व नहीं होगा और आगे जाकर सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या ग्लू ईयर जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंटीबायोटिक्स के अलावा हम सपोर्टिव केयर भी देते हैं। इसमें सबसे पहले हैं डीकंजेस्टेंट्स, जैसे एफिड्रीन नेजल ड्रॉप्स। ये क्या करते हैं? ये यूस्टेशन ट्यूब के ओपनिंग पर सूजन को कम करते हैं, जिससे ट्यूब का फंक्शन इंप्रूव होता है। फिर आते हैं एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स, जैसे पैरासीटामॉल फॉर पेन एंड फीवर रिलीफ। और हाँ, अगर परफोरेशन हो चुका है तो ईयर टॉयलेट बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टेराइल कॉटन से डिस्चार्ज को जेंटली साफ करना ताकि ईयर कनाल क्लीन रहे। अब अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में हमें एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। इसका नाम है मायरिंगोटॉमी। मायरिंगो मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टॉमी मतलब इंसिजन। तो बेसिकली हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं ताकि मिडिल ईयर में कलेक्ट हुए पस को ड्रेन कर सकें। तो मायरिंगोटॉमी कब की जाती है? इसके इंडिकेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर 1, बल्जिंग ड्रम विथ सिवियर पेन, जब ईयर ड्रम फटने वाला हो और पेशेंट को बहुत दर्द हो। नंबर 2, जब एंटीबायोटिक्स के बाद भी रेजोल्यूशन ना हो रहा हो। और नंबर 3, ASOM के साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हो, तब भी हमें इमीडिएटली पस ड्रेन करना पड़ता है। ये इंसिजन लगाया कहाँ जाता है? द साइट इज वेरी स्पेसिफिक। हम TME को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं और इंसिजन हमेशा पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का एनाटॉमिकल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड्रेंट मिडिल ईयर की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑसिकल्स और कोडा टिम्पैनी नर्व से सबसे सेफ डिस्टेंस पर होता है, इसलिए यहाँ इंसिजन लगाने से इन स्ट्रक्चर्स को इंजरी का रिस्क मिनिमम होता है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन ASOM। अब लेक्चर खत्म करने से पहले एक फूड फॉर थॉट। हमने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका सबसे कॉमन कॉजेटिव एजेंट है। तो अब ये सोचिए कि ऐसी कौन सी रूटीन पीडियाट्रिक इंटरवेंशन है जो अब हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का भी हिस्सा है, जिसने ASOM के इंसिडेंट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है। इसके बारे में सोचिए। दिस विल हेल्प यू कनेक्ट योर नॉलेज ऑफ ENT विद पीडियाट्रिक्स एंड PSM। तो चलिए आज हम क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया का ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप डिटेल में समझेंगे। इसे सेफ या बिनाइन टाइप ऑफ CSOM भी कहते हैं, और हम आगे पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर इसे सेफ कहने के पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। ट्यूबोटिम्पैनिक CSOM मिडिल ईयर क्लेफ्ट के म्यूकोपेरियोस्टियम का एक लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है। म्यूकोपेरियोस्टियम का मतलब है कि म्यूकोजा और उसके ठीक नीचे की पेरियोस्टियम लेयर दोनों ही इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे में एक सेंट्रल परफोरेशन, और दूसरा, कान से म्यूकॉइड या म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज का आना। इसे सेफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन आमतौर पर हड्डी को नहीं गलाता, यानी ये नॉन बोन इरोडिंग है, और इस वजह से इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफी कम होता है। चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, इटियोपैथोलॉजी। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, इस बीमारी की शुरुआत होती है एक अक्यूट ओटाइटिस मीडिया से जो ठीक नहीं हुआ हो। अक्सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, एडेनोइडाइटिस या साइनसाइटिस, यूस्टेशियन ट्यूब के रास्ते सीधा मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है। जब मिडिल ईयर में पस या फ्लूइड जमा होता है तो प्रेशर बढ़ता है, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सबसे कमजोर हिस्से यानी पार्स टेंसा में एक परफोरेशन हो जाता है।
अगर ये परफोरेशन अपने आप हील नहीं होता और परसिस्टेंट रह जाता है तो ये एक्सटर्नल ईयर कैनाल से बैक्टीरिया के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है। बस यही बार बार होने वाले इन्फेक्शंस इस अक्यूट कंडीशन को क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में बदल देते हैं। अब देखते हैं इस कंडीशन में क्या क्या पैथोलॉजिकल बदलाव आते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है परफोरेशन, जो हमेशा सेंट्रल होता है। सेंट्रल का मतलब है कि परफोरेशन के चारों तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कुछ ना कुछ हिस्सा बचा हुआ है। और सबसे जरूरी बात, जो आउटर फाइब्रस रिंग है जिसे एन्युलस कहते हैं, वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहता है। ये सेफ टाइप की पहचान है। क्यों? क्योंकि ये इंटैक्ट एन्युलस एक बैरियर का काम करता है और स्किन को मिडिल ईयर में ग्रो करने से रोकता है, जिससे चॉलेस्टिटोमा नहीं बनता। एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान मिडिल ईयर की म्यूकोसा एकदम लाल, वेलवेटी और सूजी हुई यानी एडेमेटस दिखती है। ऑसिकुलर चेन यानी हमारी 3 हड्डियां यूजुअली इंटैक्ट रहती हैं, लेकिन बहुत पुराने केसेस में इंकस के लॉन्ग प्रोसेस का निक्रोसिस हो सकता है। सवाल ये है कि इंकस ही क्यों? क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई सबसे प्रिकेरियस यानी कमजोर होती है। कभी कभी सूजी हुई म्यूकोजा से पॉलिप भी बन जाते हैं। और आखिरी चीज है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। इसमें सब म्यूकोसा में हाइलिनाइज्ड कोलेजन के चौकी व्हाइट डिपॉजिट्स दिखते हैं, जिसे आप एक तरह का स्कारिंग समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको सेंट्रल परफोरेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, परफोरेशन स्पार्स टेंसा में है और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन का टिश्यू मौजूद है। पर सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जो आउटर फाइब्रस रिंग है, जिसे एन्युलस कहते हैं, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसी वजह से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की स्किन मिडिल ईयर के अंदर माइग्रेट नहीं कर पाती और यही चीज चोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन को रोकती है, जो कि अनसेफ CSOM का एक हॉलमार्क फीचर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, बैक्टीरियोलॉजी। चलिए देखते हैं कि इस क्रॉनिक इन्फेक्शन के पीछे विलन्स कौन हैं, यानी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। याद रखिए, CSOM का इन्फेक्शन यूजुअली पॉलीमाइक्रोबियल होता है, यानी एक से ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं। एरोब्स में सबसे कॉमन कल्प्रिट है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। इस ऑर्गेनिज्म को नमी पसंद है, इसलिए जो लगातार डिस्चार्ज हो रहा है वो इसके लिए एक परफेक्ट घर बन जाता है। इसके अलावा प्रोटियस और स्टैफिलोकोकस ऑरियस भी आमतौर पर मिलते हैं। एनारोब्स में बैक्टीरोइड फ्रेजाइलिस अक्सर पाया जाता है। इसमें स्यूडोमोनास की प्रेजेंस ही क्रॉनिक और पर्सिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब देखते हैं कि पेशेंट आपके पास आकर क्या क्या तकलीफें बताएगा और ऑटोस्कोप से देखने पर आपको क्या मिलेगा। सेक्शन 3, क्लिनिकल फीचर्स एंड ऑटोस्कोपी। पेशेंट की नंबर 1 कंप्लेन होगी कान का बहना, यानी ओटोरिया। ये डिस्चार्ज आमतौर पर प्रोफ्यूज यानी काफी ज्यादा, म्यूकॉइड या म्यूकोप्यूरिलेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये नॉन फाउल स्मेलिंग होता है। ये एक क्लासिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है अनसेफ CSOM से, जहां डिस्चार्ज स्कैंटी और बदबूदार होता है हड्डी गलने की वजह से। ये डिस्चार्ज अक्सर सर्दी जुकाम या कान में पानी जाने से बढ़ जाता है। दूसरी कंप्लेन है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। टिनिटिस यानी कान में आवाजें आना भी हो सकता है। इंपॉर्टेंटली दर्द यानी ओटैल्जिया इसमें टिपिकली नहीं होता। हाँ, अगर इन्फेक्शन एकदम से बढ़ जाए यानी अक्यूट एग्जासर्बेशन हो तभी दर्द होगा। तो कितना हियरिंग लॉस होता है? जनरली 10 से 40 डेसिबल्स की रेंज में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। और ये लॉस कितना होगा ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, परफोरेशन का साइज और उसकी लोकेशन, और दूसरा, ऑसिकुलर चेन इंटैक्ट है या उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है। जितना बड़ा परफोरेशन होगा और अगर ऑसिकल्स में प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज्यादा हियरिंग लॉस होगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है पैराडॉक्सिकल हियरिंग। इसे ध्यान से समझिए। नॉर्मल सुनने के लिए साउंड वेव्स को ओवल विंडो और राउंड विंडो तक अलग अलग फेज में पहुंचना जरूरी है, ठीक है? इसे फेज डिफरेंशियल कहते हैं। लेकिन जब परफोरेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो साउंड वेव्स दोनों विंडोज पर एक साथ यानी इन फेज पहुंचती हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिससे सुनाई देना और कम हो जाता है। अब पैराडॉक्स ये है कि जब कान में डिस्चार्ज भर जाता है तो वो राउंड विंडो के आगे एक पर्दा, एक शील्ड बना लेता है। यह शील्ड साउंड वेव्स को राउंड विंडो तक पहुंचने से रोकता है। इससे फेज डिफरेंस अचानक से रिस्टोर हो जाता है और पेशेंट को बेहतर सुनाई देने लगता है। इसीलिए कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि जब कान गीला होता है तो साफ सुनाई देता है। ओटोस्कोप में देखने पर आपको बिल्कुल ऐसी पिक्चर दिखेगी।
देखिए, एक सेंट्रल परफोरेशन है जिसके थ्रू आप मिडिल ईयर की पिंक म्यूकोसा को देख सकते हैं। एक्टिव स्टेज में ये म्यूकोसा लाल और इडीमेटस हो सकती है। हमें टिम्पैनोस्क्लेरोटिक पैचेस भी दिख सकते हैं जो चौकी वाइट डिपॉजिट्स की तरह नजर आते हैं। ओके, तो डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे और बीमारी कितनी फैली है ये कैसे जानेंगे? अगला सेक्शन है इन्वेस्टिगेशंस का। सबसे पहले है एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, जो ऑटोस्कोप से कहीं बेहतर एक मैग्निफाइड 3 डायमेंशनल व्यू देता है। इससे हम परफोरेशन के मार्जिन्स, म्यूकोजा का स्टेटस और ऑसिकल्स को आराम से देख सकते हैं। फिर आता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री या पीटीए। इससे हम एयरबोन गैप को नापते हैं, जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पक्का सबूत है। डिस्चार्ज का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराना जरूरी है ताकि हम सही एंटीबायोटिक टारगेट कर सकें। सीटी स्कैन रूटीन नहीं है, ये तभी कराएंगे जब किसी कॉम्प्लिकेशन का डर हो या सर्जरी से पहले मैस्टॉइड एयर सेल सिस्टम को देखना हो। अक्सर सीटी स्कैन में मैस्टॉइड बोन स्क्लेरोटिक या डेंस दिखती है, जो पुरानी इन्फ्लेमेशन की निशानी है। इस ऑडियोग्राम को देखिए, जो ऊपर वाली लाइन है जिसे हम बोन कंडक्शन कहते हैं, वो नॉर्मल रेंज में है। इसका मतलब इनर ईयर ठीक से काम कर रहा है। लेकिन जो नीचे वाली लाइन है एयर कंडक्शन की, वो गिरी हुई है, यानी हियरिंग लॉस है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो ये गैप है, इसे ही एयरबोन गैप कहते हैं। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जैसा कि हमें सीएसओएम में मिलता है। डायग्नोसिस हो गया, इन्वेस्टिगेशंस हो गए, अब इलाज की बात करते हैं। सेक्शन 5, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 2 मेन पिलर्स हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल थेरेपी का मकसद है पहले एक्टिव इन्फेक्शन को शांत करना, कान को पूरी तरह से सुखा करना और नाक गले की किसी रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करना। ये सर्जरी के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। जबकि सर्जिकल थेरेपी फाइनल सॉल्यूशन है, जिसका एम है बीमारी को जड़ से हटाना, पर्दे को बंद करना और अगर जरूरत पड़े तो सुनने की शक्ति को वापस लाना। मेडिकल मैनेजमेंट की नींव है ओरल टॉयलेट, यानी कान की नियमित सफाई। डिस्चार्ज को ड्राई मॉपिंग या सक्शन से केयरफुली हटाया जाता है। इसके बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स दी जाती हैं। इसमें क्विनोलोन्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन सेफ मानी जाती हैं। लेकिन प्लीज रिमेंबर, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे जेंटामाइसिन को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है, या बेहतर है कि ना करें। क्यों? क्योंकि परफोरेशन के थ्रू ये दवाई सीधा इनर ईयर में जाके ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकती है, जिससे परमानेंट बहरापन या वर्टिगो हो सकता है। अक्यूट एक्सैसर्बेशंस में सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। साथ ही नाक और गले की प्रॉब्लम्स का इलाज और प्रिकॉशंस जैसे कान को पानी से बचाना बहुत जरूरी है। जब कान कम से कम 6 हफ्ते तक बिल्कुल ड्राई हो जाएं, तब हम सर्जरी की सोचते हैं। अगर सिर्फ पर्दे में छेद है और मिडिल ईयर आमतौर पर ठीक है, तो उस प्रोसीजर को मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें पेशेंट का ही ग्राफ्ट जैसे टेम्पोरालिस फाशिया यूज किया जाता है। टिम्पैनोप्लास्टी एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें हम मिडिल ईयर से सारी बीमारी को साफ करके हियरिंग मैकेनिज्म को ठीक करते हैं। मायरिंगोप्लास्टी असल में टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी ही है। अगर हड्डियां गल गई हैं तो उनकी रिकंस्ट्रक्शन को ऑसिक्युलोप्लास्टी कहते हैं, और अगर पॉलिप है तो उसे केयरफुली हटाने को ऑरल पॉलिपेक्टोमी कहते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, कॉम्प्लिकेशंस। भले ही हम इसे सेफ टाइप कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं, हाँ, रेयर हैं पर हो सकते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को हम आसानी के लिए 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्स्ट्राक्रेनियल यानी स्कल के बाहर, और इंट्राक्रेनियल यानी स्कल के अंदर, जो कि ज्यादा डेंजरस होते हैं। एक्स्ट्राक्रेनियल में आते हैं मैस्टोइडाइटिस, जिसमें इन्फेक्शन मैस्टोइड हड्डी में फैल जाता है, लैब्रिंथाइटिस यानी इनर ईयर का इन्फेक्शन, और फेशियल नर्व पाल्सी। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा होते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस और लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इन्फेक्शन हड्डी को इरोड करके या खून की नसों के जरिए दिमाग तक पहुंच सकता है। तो इस सब को समराइज करने के लिए आखिरी सवाल। सोचिए, आपके पास एक सीएसओएम का पेशेंट है और वो अचानक से तेज सिर दर्द, तेज बुखार और गर्दन में अकड़न की कंप्लेन करता है, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ये ट्रायड हेडेक, फीवर, नेक रिजिडिटी किस तरफ इशारा कर रहा है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मेनिंजाइटिस के रेड फ्लैग साइंस है, और यहाँ पर इमीडिएट डायग्नोसिस और एक्शन लेना पेशेंट की जान बचा सकता है।
तो आज हम डिस्कस करेंगे एटिको-ऑन्ट्रल डिजीज, जिसे हम चोलेस्टियोटोमा भी कहते हैं। ये ईएनटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अनसेफ डिजीज माना जाता है। पर इसे अनसेफ कहते क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है इसमें? इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चोलेस्टियोटोमा आखिर है क्या। चोलेस्टियोटोमा की सबसे सिंपल डेफिनेशन है स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। देखिए, मेडिकल टर्म्स में इसे कहते हैं केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट में मिलता है। अब नॉर्मली ये एपिथेलियम कहाँ होता है? ये होता है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, यानी कान के बाहरी हिस्से की लाइनिंग बनाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही स्किन किसी तरह से माइग्रेट करके मिडिल ईयर में पहुंच जाती है, यानी कान के पर्दे के पीछे, ऐसी जगह जहां इसका कोई काम नहीं। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं चोलेस्टियोटोमा। अच्छा, इसकी एनाटॉमी को समझने के लिए जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, या जिसे हम आम भाषा में कान का पर्दा कहते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो नीचे का बड़ा हिस्सा है काफी टाइट होता है, इसे कहते हैं पार्स टेंसा, और इसके ऊपर एक छोटा सा ढीला सा हिस्सा है, ये है पार्स फ्लैसिडा। अब ये ढीला क्यों है? क्योंकि इसमें फाइब्रस लेयर नहीं होती, तो ये कमजोर होता है। और इसी पार्स फ्लैसिडा के ठीक पीछे मिडिल ईयर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम एटिक या एपिटिम्पैनम कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एटिको-एंट्रल, ये बीमारी मोस्टली इसी एटिक रीजन से शुरू होती है, वहीं जहां हमारे मैलियस और इंकस ऑसिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये स्किन मिडिल ईयर में आखिर पहुंचती कैसे है? इसके लिए ना अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। चलिए देखते हैं ये थ्योरीज क्या हैं। बेसिकली 4 मेन थ्योरीज हैं। पहली है इन्वेजिनेशन थ्योरी, जिसे विटमैक्स थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी है माइग्रेशन थ्योरी या हबरमैन्स थ्योरी। तीसरी बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, इसे बॉन्डीज थ्योरी भी कहते हैं। और चौथी है मेटाप्लेजिया या सडेज थ्योरी। तो सबसे कॉमन और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है विटमैक्स इन्वेजिनेशन थ्योरी। इसको समझने के लिए आपको यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन याद करना पड़ेगा। देखिए, हमारा मिडिल ईयर यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए नाक से जुड़ा रहता है और इसका काम है प्रेशर बैलेंस करना। अब सोचिए, अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? मिडिल ईयर में जो हवा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहां एक वैक्यूम, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये नेगेटिव प्रेशर नेचुरली कान के पर्दे को अंदर की तरफ खींचेगा, और क्योंकि पार्स फ्लैसिडा सबसे कमजोर हिस्सा है, वो सबसे पहले अंदर की तरफ धंस जाएगा और एक पॉकेट बना लेगा। इसी पॉकेट को कहते हैं रिट्रैक्शन पॉकेट। अब इस पॉकेट के अंदर स्किन की डेड सेल्स यानी केराटिन इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। धीरे धीरे ये पॉकेट बड़ा होता जाता है और एक प्रॉपर चोलेस्टियोमा सैक बन जाता है। ओके, दूसरी थ्योरी है हबरमैन्स माइग्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी तब पिक्चर में आती है जब कान के पर्दे में पहले से ही कोई परफोरेशन या छेद मौजूद हो, लेकिन हर परफोरेशन नहीं, खास तौर पर एक मार्जिनल परफोरेशन, यानी ऐसा छेद जो पर्दे के बिल्कुल किनारे तक जाता है। इस केस में क्या होता है? एक्सटर्नल कैनाल के स्क्वेमस एपिथेलियम को एक सीधा रास्ता मिल जाता है और वो इस छेद के थ्रू अंदर माइग्रेट करना शुरू कर देती है। वहां पहुंचकर वो ग्रू करती है और कोलेस्टियोटोमा बना लेती है। सिंपल। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, बंडीज बेसल सेल हाइपोप्लेसिया। ये थ्योरी कहती है कि अगर एटिक एरिया में क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो वो एक कांस्टेंट इरिटेशन का काम करती है। इस इरिटेशन की रिस्पॉन्स में क्या होता है? वहां की एपिथेलियम की जो बेसल सेल लेयर है, जो कि बेसिकली स्टेम सेल लेयर है, वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। ये सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं और अंदर मिडिल ईयर स्पेस में इन्वेड कर जाती हैं, जिससे कोलेस्टियोमा बन जाता है। और आखिरी मुख्य थ्योरी है सैडेज मेटाप्लेजिया थ्योरी। देखिए, मेटाप्लेजिया एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का सेल स्ट्रेस के कारण दूसरे टाइप के सेल में बदल जाता है। हमारे मिडल ईयर की जो नॉर्मल लाइनिंग है वो होती है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, यानी सिलिएटेड कोलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस थ्योरी के हिसाब से जब क्रॉनिक इन्फेक्शन का कांस्टेंट स्ट्रेस पड़ता है तो ये नॉर्मल म्यूकोजा ट्रांसफॉर्म हो जाती है केराटिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। तो यहाँ स्किन बाहर से अंदर नहीं आ रही, बल्कि मिडल ईयर के अंदर ही बन रही है। तो हमने शुरू में बात की थी कि कोलेस्टियोमा को अनसेफ डिजीज कहते हैं। क्यों? जवाब है इसकी बोन डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी। चलिए इसके मैकेनिज्म को और इससे जुड़े बैक्टीरिया को समझते हैं।
देखिए, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि चोलेस्टेटोमा प्रेशर डालकर हड्डियों को गलाता है, प्रेशर नेक्रोसिस से, लेकिन ये आमतौर पर सच नहीं है। असली विलन है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो चोलेस्टेटोमा की आउटर लेयर होती है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें मौजूद इन्फ्लेमेटरी सेल्स कई तरह के बोन डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलाजिनेस, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स साइटोकाइंस को भी एक्टिवेट करते हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं। आपको पता ही है, ऑस्टियोक्लास्ट वही सेल्स हैं जो बॉडी में नॉर्मली बोन रिजॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इस कंबाइंड एक्शन से आसपास की हड्डियां, जैसे कि हमारे ऑसिकल्स और मेस्टोइड बोन, डिसॉल्व होने लगती है। अच्छा, इसमें इन्फेक्शन का भी बड़ा रोल है। कोलेस्टियोटोमा में अक्सर पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन मिलता है, यानी एक से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया। एरोब्स, मतलब जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, उनमें सबसे कॉमन है सूडोमोनास एरुजिनोसा और प्रोटियस। और इनके साथ साथ एनोरोब्स भी होते हैं, यानी जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोइड्स फ्रिजाइलस। और यही एनोरोब्स और बोन नेक्रोसिस मिलकर उस कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इस बीमारी का एक क्लासिक साइन है। ओके, सो अब हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ ली है। अब देखते हैं कि पेशेंट आपके पास किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा और आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसके क्लासिक क्लिनिकल ट्रायड्स हैं। सबसे पहला, एयर डिस्चार्ज। ये सेफ टाइप CSOM की तरह प्रोफ्यूज और म्यूकॉइड नहीं होता, बल्कि स्कैंटी, प्यूरिलेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, फाउल स्मेलिंग होता है। जैसे ही आप फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज सुने, चोलेस्टिटोमा जरूर सस्पेक्ट करें। दूसरा है हियरिंग लॉस। ये प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और कंडक्टिव टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि चोलेस्टिटोमा सुनने की हड्डियों को, यानी ऑसिक्युलर चेन को, इरोड कर देता है। और तीसरा, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको एटिक या पोस्टेरो सुपीरियर मार्जिनल एरिया में एक परफोरेशन या रिट्रैक्शन पॉकेट दिखेगा। ऑटोस्कोपी पर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक स्टेप है, आपको क्या दिखेगा? आपको एटिक रीजन में सफेद पर्ली व्हाइट फ्लेक्स या डेब्री दिखेगा। ये कुछ और नहीं बल्कि कोलेस्टिटोमा मैट्रिक्स में इकट्ठा हुआ कैरेटिन है। ये फाइंडिंग इस बीमारी के लिए पैथोग्नोमोनिक है, यानी हाईली कैरेक्टरिस्टिक। इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। कुछ रेड फ्लैग्स हैं या वार्निंग साइंस जिन पर आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस का इशारा करते हैं। अगर पेशेंट को कान में दर्द हो रहा है, ऑटैल्जिया, तो ये इन्फेक्शन का साइन है। अगर वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोलेस्टिएटोमा लैटरल सेमी सर्कुलर कनाल को इरोड करके इनर ईयर तक पहुंच गया है। अगर फेशियल वीकनेस हो, तो इसका मतलब है कि फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो गई है। और अगर पेशेंट को सिवियर हेडेक हो रहा है, तो ये इंट्राक्रीनियल स्प्रेड का साइन हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सिस। इनमें से कोई भी साइन एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो क्लिनिकल सस्पिशन के बाद डायग्नोसिस को कंफर्म करने और ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले है एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप या EUM। इससे हम कोलेस्टिएटोमा को मैग्नीफाई करके देखते हैं और ओरल टॉयलेटिंग भी कर सकते हैं। फिर है ऑडियोमेट्री। इससे हियरिंग लॉस का टाइप कंडक्टिव है या मिक्स्ड और डिग्री माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर है, ये असेस करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जो सबसे जरूरी है, वो है HRCT, यानी हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ द टेम्पोरल बोन। क्यों? क्योंकि ये सर्जरी प्लान करने के लिए बोन की एनाटॉमी, बीमारी कहाँ तक फैली है और ऑसिकल्स की क्या कंडीशन है, इसका एक डिटेल्ड व्यू देता है। तो HRCT स्कैन पर कोलेस्टिटोमा का एक हॉलमार्क रेडियोलॉजिकल साइन है स्क्यूटम इरोजन। ये स्क्यूटम क्या है? ये एटिक की लैटरल बोनी वॉल का एक हिस्सा है। जब आप कोरोनल व्यू में देखते हैं और आपको एपिटिम्पैनम में एक सॉफ्ट टिश्यू मास के साथ इस स्क्यूटम में इरोजन दिखता है, तो ये कोलेस्टिटोमा को स्ट्रांगली सजेस्ट करता है। ये सर्जिकल प्लानिंग के लिए एक क्रूशियल फाइंडिंग है। अब आते हैं मैनेजमेंट पर। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कोलेस्टिटोमा का डिफिनिटिव ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। मेडिकल मैनेजमेंट का रोल बस इतना है कि सर्जरी से पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। और सर्जरी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल है बीमारी को पूरी तरह से निकालकर कान को सेफ और ड्राई बनाना। मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिससे फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सुनने की क्षमता को ठीक करना, यानी हियरिंग रेस्टोरेशन, वो एक सेकेंडरी गोल है। हमेशा सेफ्टी फर्स्ट। ओके, तो सर्जरी की दो मेन फिलॉसफीज हैं, कैनाल वॉल डाउन या CWD और कैनाल वॉल अप या CWU।
कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर्स में, जैसे कि मॉडिफाइड रेडिकल मस्टॉइडेक्टमी, पोस्टीरियर मीटल वॉल को हटा दिया जाता है। इससे एक बड़ी कॉमन कैविटी बन जाती है, जिससे सारी बीमारी को देखना और साफ करना आसान हो जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इस कैविटी की केयर करनी पड़ती है। दूसरी तरफ है कैनाल वॉल अप प्रोसीजर्स। इसमें पोस्टीरियर मीटल वॉल को इंटैक्ट रखा जाता है, जिससे एनाटॉमी नॉर्मल रहती है और कैविटी नहीं बनती। पर इसका नुकसान ये है कि इसमें बीमारी के छूट जाने या दोबारा होने का, यानी रिकरेंस का रिस्क ज्यादा होता है। तो एक बार जब बीमारी निकाल दी, उसके बाद अगला स्टेप है हियरिंग को इम्प्रूव करना, जिसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है मायरिंगोप्लास्टी, जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के डिफेक्ट को रिपेयर किया जाता है, और दूसरा है ऑसिकुलोप्लास्टी। इसमें जो ऑसिकुलर चेन इरोड हो चुकी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए प्रोस्थेसिस यूज करते हैं। अगर स्टेप्स का सुप्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो हम PORP यानी पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, और अगर स्टेप्स का सुपरस्ट्रक्चर भी इरोड हो गया है तो हम TORP यानी टोटल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो अंत में एक बहुत जरूरी सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। हमने देखा कि कैनल वॉल अप प्रोसीजर्स में रिकरेंस का रिस्क ज्यादा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हर पेशेंट के लिए, चाहे कोई भी सर्जरी हुई हो, लंबा और रेगुलर फॉलोअप इतना एसेंशियल क्यों है? इस पर विचार करना इस बीमारी के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट को समझने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है।